गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। छात्रों, पिछली क्लास में मैंने आपको आंकड़ा संग्रह करने की जो विधियां हैं उस पर आपसे मैंने चर्चा की और उसमें प्रश्नावली निर्माण से लेकर व्यक्तिगत साक्षात्कार कैसे किया जाता है, उसके क्या अच्छाइयां हैं, क्या उसमें कमियां हैं, विभिन्न प्रकार के उदाहरण और उनको स्पष्ट करते हुए आपको बताया गया कि व्यक्तिगत साक्षात्कार कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। उसके साथ जो व्यक्तिगत साक्षात्कार में कमियां रही उनको दूर करने के लिए हमने डाक सेवा साक्षात्कार पर चर्चा किया। डाक सेवा साक्षात्कार किन परिस्थितियों में उपयोगी होता है, क्या इसकी अच्छाइयां हैं और इसमें क्या कमियां हैं। आज जो हमारा विषय है वो मैं टेलीफोन साक्षात्कार पर आपसे विशेष चर्चा करूंगा। छात्रों, टेलीफोन साक्षात्कार का मतलब होता है जब किसी समस्या को लेकर हम कोई तथ्य या संबंध के आंकड़े जुटाते हैं तो उसमें जब व्यक्तिगत साक्षात्कार और डाक सेवा साक्षात्कार का प्रयोग नहीं करते हैं तो हम टेलीफोन साक्षात्कार के माध्यम से भी उस समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कुछ समस्या इस प्रकार की होती है जिनका परिणाम जल्दी प्राप्त करना जरूरी होता है। इस प्रकार की समस्याएं भी होती हैं जिनका परिणाम जल्दी प्राप्त करना जरूरी होता है कि उनका हमें रिजल्ट जल्दी से मिल जाए। तो ऐसी स्थिति में यदि हम व्यक्तिगत साक्षात्कार करेंगे तो बहुत अधिक समय लग जाएगा। डाक सेवा साक्षात्कार करेंगे तो दूर दराज के इलाकों से वो प्रश्नावली वापस आने में, भेजने में बहुत समय लग जाएगा। तो ऐसी परिस्थितियों में जब हमें इंस्टेंट कोई साक्षात्कार करना है, किसी घटना के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है, तो उस स्थिति में हमें टेलीफोन साक्षात्कार करना चाहिए। टेलीफोन साक्षात्कार के साथ इसी से तकनीक से या इस विधि से जुड़ा हुआ जो साक्षात्कार है वो हम मैसेज अलर्ट के थ्रू भी कर लेते हैं। पोल्स जो हम करवाते हैं किसी चीज को लेकर, जैसे टीवी चैनलों का आज का नजरिया आपने देखा होगा, कोई विशेष प्रकार का क्वेश्चन आपको छोड़ देते हैं और आपसे कहते हैं कि इस विषय के लिए आप किसके पक्ष में हैं, किसके विरोध में हैं। जैसा कि अभी महाराष्ट्र में कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार को लेकर या ड्रग्स माफियाओं का जो कारोबार चल रहा है उसको लेकर उस तरह की जो घटनाएं चल रही हैं पॉलिटिकल, और उसमें जो राजनीतिकरण उसका हो रहा है उसके संदर्भ में बहुत सारे चैनल इस प्रकार का सर्वे आपसे ले रहे हैं कि क्या आप कंगना रनौत के साथ हैं या आप भारत सरकार के साथ हैं। तो उसमें आपको मैसेज छोड़ा जाता है और यस नो पूछा जाता है और उसमें एक निश्चित समय के बाद 24 घंटे में, 12 घंटे में, 10 घंटे में एक पोल्स आ जाता है कि जनता किसके साथ खड़ी हुई है। तो इस प्रकार के जब सर्वे में तुरंत करने होते हैं समस्या को लेकर कि जैसे राम मंदिर बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, ये हमारे सामने प्रॉब्लम है। हमारे लंबे समय से समस्या चली आ रही है कि राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। एक धर्म के लोग कहते हैं कि नहीं, यहाँ बाबरी मस्जिद था, एक धर्म वाले लोग कहते हैं कि यहाँ मंदिर था। ये बड़ा विवाद का विषय है, सुप्रीम कोर्ट में चला गया, सरकार ने अपना बहुत लंबा कार्यकाल इन चीजों को लेकर निकाल लिया है। तो इसका समाधान होना चाहिए। तो जनता क्या चाहती है, क्योंकि जनता का जो पोल होगा वही सर्वश्रेष्ठ पोल होगा। तो ऐसी स्थिति में चैनल्स जो है या सरकारों के माध्यम से या कुछ ऐसी एजेंसियां काम करती हैं उनके माध्यम से पोल्स लिया जाता है कि जनता की राय क्या है, कि बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, मस्जिद बननी चाहिए, मंदिर बनना चाहिए। तो इस प्रकार का जो इश्यू है जो बहुत ही ज्वलंत होता है, जिन पर हमें जल्दी रिजल्ट लाना होता है। आपका सिटीजन एक्ट आया, इसके अलावा आपका जो कई अन्य प्रकार के संसद में अमेंडमेंट आए, संशोधन आए इस प्रकार के, उन पे भी सरकार ने राय लेना चाहिए। एनसीआर की ये रजिस्ट्रार जो बन रहा है, जनसंख्या का पॉपुलेशन रजिस्ट्रार जो बन रहा है उसके संदर्भ में, ठीक है। तो छात्रों, यहाँ हमारे जीवन में इस प्रकार की समस्याएं आती है जब हमें टेलीफोन साक्षात्कार करना होगा। तो टेलीफोन के माध्यम से जब हम किसी समस्या के आंकड़े जुटाते हैं तो उसको टेलीफोन साक्षात्कार कहते हैं। अब बात यह आती है टेलीफोन साक्षात्कार करने के लाभ क्या है और नुकसान क्या है। तो हम इसके लाभ की बात करेंगे तो एक तो इसमें क्या होता है कि जो उत्तर आने की आवृत्ति है वो बहुत जल्दी आती है, तेजी से आती है। आप जल्दी से उसके उत्तरों को प्राप्त कर सकते हैं, समय आपका कम खर्च होगा और धन भी आपका कम खर्च होगा। एक लाभ तो इसमें ये है। दूसरा इसमें लाभ यह है कि आप कुछ हद तक प्रश्नावली में यदि कोई प्रश्न अस्पष्ट है तो टेलीफोन साक्षात्कार में आप उसको स्पष्ट कर सकते हैं। कोई भी प्रश्न आप जो फील्ड में लेकर जाते हैं या टेलीफोन से बात कर रहे हैं, उत्तरदाता को समझ नहीं आ रहा तो उसको आप बताकर स्पष्ट कर सकते हैं। इसके अलावा व्यक्तिगत साक्षात्कार में एक दोष बताया था मैंने कि
कि कुछ ऐसे विषय होते हैं, ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिन पर उत्तरदाता संकोच करता है, उनका जवाब व्यक्ति से नहीं दे पाता है, किसी न किसी घटना से बाधित हो जाता है, बायस्ड हो जाता है। लेकिन टेलीफोन साक्षात्कार में ऐसा नहीं होता। टेलीफोन साक्षात्कार में उत्तरदाता बिना संकोच किए जवाब दे सकता है, क्योंकि टेलीफोन साक्षात्कार में सर्वेकर्ता और उत्तरदाता एक दूसरे के इंटरेक्ट में नहीं होते हैं, आमने सामने नहीं होता है, तो वो टेलीफोन पर वो सारी बातें उसको बताया जा सकता है। कुछ संकोच के प्रश्न होता है जिसमें एंटी मेल फीमेल का जब योग बनता है तो उसमें महिलाएं जो है वो पुरुष सर्वेकर्ता को ज्यादा अच्छे से जानकारी नहीं दे पाती हैं, या जो महिला सर्वे करता है उसको पुरुष सर्वे करता ज्यादा अच्छे तरीके से जानकारी नहीं दे पाता है, कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं। तो उस संदर्भ में भी जो टेलीफोन साक्षात्कार है वो लाभकारी है, उसमें आसानी से जानकारी दी जा सकती है। तो छात्रों यहाँ इस तरह के लाभ के बिंदुओं के लिए टेलीफोन साक्षात्कार किया जाता है। इसके अलावा यदि हम इसकी डिमेरिट्स पर बात करें, हानियों पर बात करें, तो टेलीफोन साक्षात्कार की कुछ नुकसान भी है। एक तो सभी क्षेत्रों में नेटवर्क की सुविधा नहीं होती, टेलीफोन की सुविधा नहीं होती, तो जिन क्षेत्रों में टेलीफोन नेटवर्क की सुविधा नहीं है वहां इस प्रकार का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। ठीक है। इसके अलावा यदि हम करें कि ज्यादा जो विश्लेषणात्मक प्रश्न है, जो मुद्देतर क्वेश्चन है, उनके बारे में विस्तार से हम चर्चा करते हैं, विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं, उनकी जानकारी भी हम टेलीफोन साक्षात्कार में नहीं ले सकते। तो यहां छात्रों इस प्रकार की जो बातें हैं इन पर यदि अपन चर्चा करेंगे तो यहां इस तरह की समस्या हमारे सामने आ सकती है। एक तो कमी इसमें यह भी हो सकती है कि टेलीफोन साक्षात्कार का जो प्रयोग है वो सीमित दायरे में होता है, जिसको मैंने आपको बता दिया कि सभी क्षेत्रों में नेटवर्क की या टेलीफोन की सुविधा नहीं होती, इसलिए बहुत सारा क्षेत्र इससे अछूता रह जाता है। एक क्या होता है कि जो भाव भंगिमाएं होती है उत्तरदाता की, उनको हम टेलीफोन साक्षात्कार में नहीं समझ सकते। उसकी भावनाएं क्या है, वो अपने इमोशन से क्या प्रकट करना चाहता है, उस तरह की जो व्यवस्था है उनको देखने का जो कार्य है वो व्यक्तिगत साक्षात्कार में किया जा सकता है। कि बहुत सारे उत्तरदाता होते हैं जो किसी समस्या को बता देते हैं, रोने लग जाते हैं। इसका मतलब कि बहुत बड़ा सेंसिटिव इश्यू है, बहुत परेशान है वो लोग उस चीज को लेकर, तो कहने का मतलब वो बातें टेलीफोन पर नहीं आ सकती। कि सर्वे करता जब खुद व्यक्तिगत तौर पर फील्ड में जाता है, उसकी भाव भंगिमाओं को देखता है, उनके कहने के तरीके को देखता है, उनकी बहुत सारे जो विचार है उनसे वो समझ जाता है कि कहना क्या चाहता है। लेकिन टेलीफोन साक्षात्कार में हम इस तरह की जो संवेदनाएं वेदनाएं हैं उनको नहीं समझ सकते, इसलिए टेलीफोन साक्षात्कार का ये डिमेरिट बन जाता है। इसके अलावा देखिए छात्रों, यहाँ उत्तरदाताओं को प्रभावित करने की संभावनाएं कुछ हद तक रहती है। व्यक्तिगत साक्षात्कार में तो ज्यादा रहती है, डाक सेवा साक्षात्कार में नहीं रहती है। टेलीफोन साक्षात्कार में कुछ हद तक उत्तरदाता को प्रभावित करने की संभावना है। फोन के माध्यम से उसको उसके व्यक्तिगत हित बता दिए जाए कि आप ऐसा बताएंगे तो आपको ये लाभ हो जाएगा, और आप यदि ऐसा बताएंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा, तो उससे कुछ हद तक वो प्रभावित हो सकता है, लेकिन ज्यादा प्रभावित वो नहीं कर सकता, क्योंकि फोन पर हम ज्यादा लंबी बातें किसी से नहीं कर सकते। जो ज्यादा प्रभावित करने वाली घटना आती है वो आपका व्यक्तिगत साक्षात्कार है। तो छात्रों यहाँ 3 प्रकार के साक्षात्कार, 3 प्रकार के इंटरव्यू मैंने मेथड्स में आपको पढ़ाए हैं। पर्सनल इंटरव्यू हो गया, पोस्टल इंटरव्यू हो गया और टेलीफोन हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारी विधियां हैं जो आजकल प्रयोग में ली जा रही है, नेट बैंकिंग के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, और नए नए टूल्स और तकनीक इस संदर्भ में आ रहे हैं। लेकिन मुख्य रूप से आपके सिलेबस में 3 प्रकार के मेथड दिए गए हैं, इनसे आप इंटरव्यू कर सकते हैं और किसी समस्या के संदर्भ में आप आंकड़े जुटा सकते हैं। तो छात्रों यहाँ से जो एग्जाम में इसके आंसर से जो क्वेश्चन बनते हैं वो इसी प्रकार से बन सकते हैं कि व्यक्तिगत साक्षात्कार से आप क्या समझते हैं, डाक सेवा साक्षात्कार से आप क्या समझते हैं, या टेलीफोन साक्षात्कार से आप क्या समझते हैं। डाक सेवा और व्यक्तिगत साक्षात्कार में कोई 2 अंतर बताइए, डाक सेवा और टेलीफोन साक्षात्कार में कोई 4 अंतर बताइए, टेलीफोन और व्यक्तिगत साक्षात्कार में कोई 2 अंतर बताइए, 2 समानताएं बताइए, 2 भेद बताइए। इस तरह की बातें आपसे की जा सकती है। इसके अलावा लाभ हानि के क्वेश्चन बन सकते हैं कि व्यक्तिगत साक्षात्कार के 4 लाभ लिखिए, 4 हानियां लिखिए, डाक सेवा साक्षात्कार के 2 लाभ लिखिए, 2 हानियां लिखिए, टेलीफोन साक्षात्कार के 2 लाभ लिखिए, 2 हानियां लिखिए। ये आप सारे सहजता से, सरलता से आप समझ सकते हैं, क्योंकि आपके जीवन में आने वाली सारी घटनाएं आप छोटी छोटी घटनाओं में इन सब चीजों को देखते हैं। तो मेरे हिसाब से शायद आप यहाँ इनको अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। अब आगे जो हम बात करेंगे इसमें वो कुछ छोटे छोटे बिंदु हैं, कंसेप्ट हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। जैसे हम बात करते हैं आपका प्रायोगिक सर्वेक्षण, प्रायोगिक सर्वेक्षण, एक्सपेरिमेंट
एक्सपेरिमेंटल सर्वे। देखिए छात्रों, प्रायोगिक सर्वेक्षण या एक्सपेरिमेंटल जो सर्वे होता है, इसका मतलब क्या है? हम हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याओं पर हम सर्वे करते हैं, बहुत सारी समस्याओं पर हम काम करते हैं, और जिस भी समस्या पर हम काम करते हैं उसके परिणाम उसके उद्देश्यों से निर्धारित होता है, और परिणाम किस तरफ जाएंगे एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसकी गारंटी भी नहीं होती। क्योंकि परिणाम, जैसे कोरोना वैक्सीन पर बहुत सारे वैज्ञानिक रिसर्चर काम कर रहे हैं, साल भर से लगे हुए हैं, नए नए केमिकलों को आपस में रिएक्शन करके वो अलग अलग तरीके के परिणाम निकाल रहे हैं। अब फाइनली रिजल्ट क्या रहेगा वो उनका प्रयास है। रिजल्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तभी तो कहा जा रहा है कि इतनी पॉसिबिलिटी दी जा रही है कि शायद सफल हो जाएगा या फिर नहीं भी हो सकता, क्योंकि वो अपने जीनोम को बदल रहा है। तो ये अलग अलग प्रकृति बन जाती है यहाँ पे। तो कहने का मतलब यहाँ ये है कि सर्वे जब किया जाता है तो उसके उद्देश्य के अनुसार परिणाम लाने की संभावना रहती है, लेकिन कई बार सर्वे जब हम जल्दीबाजी में करते हैं या बड़े स्तर पर करते हैं तो परिणाम हमारे कंट्रोल में नहीं रहते हैं, वो छिन्न भिन्न हो जाते हैं। तो तरीका ये कहता है कि कोई भी लार्ज स्केल पर जब सर्वे किया जाता है तो उससे पहले उसका एक्सपेरिमेंट कर लेना चाहिए, उसका प्रयोग कर लेना चाहिए, उसका ट्रायल कर लेना चाहिए। यदि ट्रायल सफल होता है तो फिर उसको लार्ज स्केल पर लागू करना चाहिए, और यदि ट्रायल सफल नहीं होता है तो फिर उसको लार्ज स्केल पर सफल या लागू नहीं करना चाहिए। कोविड जो वैक्सीन बन रही है उसके ट्रायल चल रहे हैं, एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। अब उसका कुछ ग्रुप पर उसका इंप्लीमेंट हो रहा है, पशुओं पर हुआ, जानवरों पर हुआ, अलग अलग प्रजातियों के जानवरों पर हुआ, उसके बाद ह्यूमन ट्रायल्स हुआ। कुछ ह्यूमंस को लिया गया और उनकी बॉडी पर उसके वैक्सीन के प्रयोग किया गया, उसके इफेक्ट देखे गए। अब उसके इफेक्ट यदि पॉजिटिव आ रहे हैं तो उसको सेकंड फेज में डाल दिया, थर्ड फेज में डाल दिया, आगे बढ़ा दिया। और यदि फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज में रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आ रहा तो उसको वही रोक दिया गया। जैसा कि अभी अमेरिकन जो वैक्सीन है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाली, उसके थर्ड फेज के कुछ रिजल्ट ह्यूमन ट्रायल में कुछ डिफरेंट जा रहे हैं। तो कुछ समय के लिए ऑक्सफोर्ड ने उसको वैक्सीन को एनाजेंटा जो है उसको वहीं रोक दिया। क्यों रोक दिया? क्योंकि उसका एक्सपेरिमेंट जो किया गया वो सफल नहीं हो रहा, तो कुछ और उसको तकनीक या विधि में परिवर्तन करने की जरूरत है। तो ऐसी स्थिति में जब वो ट्रायल किया जाएगा तो उसका परफेक्ट रिजल्ट आ जाए, और आगे जाकर एक बड़े स्केल पर जब उसका प्रयोग किया जाएगा, पूरे देश की जनता के लिए जब उसका प्रयोग किया जाएगा, तो इस प्रकार की छोटी छोटी समस्याएं नहीं आएंगी। यदि हमने उसको बिना ट्रायल के, बिना एक्सपेरिमेंट के इंप्लीमेंट कर दिया तो वो सारी जो समस्याएं आनी है वो पूरे देश में व्यापक तौर पर फैल जाएंगी, हमारा पैसा बर्बाद हो जाएगा, हमारा समय बर्बाद हो जाएगा, और मानवता के साथ हम एक कुठाराघात करेंगे। तो ये सारी समस्याओं से बचने के लिए छात्रों एक्सपेरिमेंटल सर्वे करना जरूरी होता है। प्रायोगिक सर्वे, जब किसी भी परियोजना को लार्ज स्केल पर लागू करते हैं तो उससे पहले उसके परिणामों को जान लेना, किसके रिजल्ट क्या आने वाले हैं, ये कहलाता है प्रायोगिक सर्वे। यदि आपको इस तरीके से समझ नहीं आया तो बिल्कुल सिंपल सा मैं उदाहरण देकर आपको बताता हूं कि जब हमारे घर में कभी हम खाना बनाते हैं, हम पकौड़ियां बनाते हैं, कुछ और खाने पीने का बनाते हैं, तो उसका एक्सपेरिमेंटल सर्वे करते हैं। जो पहले हमारी पकौड़ियां कुछ बनती है तो हम उसको चखते हैं, टेस्ट करते हैं कि इसमें नमक सही है, मिर्च सही है, ज्यादा डालने की जरूरत है, कम डालने की जरूरत है, पानी और डालना है, नहीं डालना। वो सारी घटनाएं हम जो इनिशियल फेज हमारी होती है, प्रारंभिक अवस्था होती है, उसमें हम देख लेते हैं। और जब हमें पहले ही फेज में पता लग जाता है कि परफेक्ट है, बिल्कुल सब कुछ, साल्ट, चिली वगैरह सब परफेक्ट है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे फिर हम कॉन्फिडेंट के साथ ये कह देते हैं कि पकौड़ी आप लार्ज स्केल पर बनाइए, सबके लिए बनाइए, खाना आप सबके लिए बनाइए, उसमें कोई कमी आने वाली नहीं है। यदि आपने एक्सपेरिमेंट नहीं किया और आप ये समझिए कि उसमें साल्ट ज्यादा हो गया, उसमें साल्ट ज्यादा हो गया और वो सारी पकौड़ी बिना एक्सपेरिमेंट के हमने उतार दी, बना ली, और जब उसको सबको दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो उन बनाई हुई पकौड़ी की कोई सार्थकता नहीं, कोई नहीं खाएगा। हमारा समय खराब हो गया, हमारा पैसा खराब हो गया, हमारी वस्तुएं खराब हो गई, और एक हमारा रिजल्ट पूरा का पूरा खराब हो गया। तो छात्रों, किसी भी काम को करने से पहले उसका ट्रायल करना चाहिए, उसका एक्सपेरिमेंट कर लेना चाहिए, और एक्सपेरिमेंट के परिणाम यदि पॉजिटिव है तो उस काम को करना चाहिए, और उसके परिणाम पॉजिटिव नहीं है तो उसमें सुधार करके दोबारा से उसको
अप्लाई करना चाहिए। तो इसलिए प्रायोगिक सर्वे ट्रिक्स में किया जाता है कि कोई भी समस्या पर हम लोग कोई योजना परियोजना बनाते हैं तो पहले उसका हम एक छोटे समूह पर, एक छोटे ग्रुप पर, छोटी सैंपलिंग पर उसका प्रयोग करके देखते हैं। यदि वो सफल होता है तो हम उसको बड़े लार्ज ग्रुप पर या बड़े समूह पर उसको अप्लाई कर देते हैं, और यदि वो सफल नहीं होता, उसमें कुछ कमियां होती हैं, तो उनको सुधार करके फिर हम लार्ज ग्रुप पर उसको अप्लाई करते हैं। इसको बोला गया प्रायोगिक सर्वे। आगे जाकर छात्रों इसमें हम निर्गम जो पोल्स है हमारे उनको आपको बताएंगे। इसके अलावा हम आपको जनसंख्या और प्रतिदर्श सेंसस और सैंपलिंग के बारे में बताएंगे। इसके अलावा हम आपको रैंडम नॉन रैंडम सैंपलिंग जो की जाती है, यादृच्छिक गैर यादृच्छिक, उसके बारे में बताएंगे। और कुछ डाटा एकत्रित करने वाली जो एजेंसियां हैं उनके नाम हम आपको बताएंगे कि भारत में जो आंकड़ों का काम है कौन कौन सी एजेंसियां करती हैं, उनके नाम आपको बताएंगे। इस तरीके से आपका ये अगले वीडियो तक ये शायद चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अभी आप इसको पढ़ते रहिए, जो बातें आपको बताई गई उनको बुक से आप समझिए। आपको फिर भी समझ नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें, चैट बॉक्स में चैट जरूर लिखें, ताकि हम उनको देख सकें और आपको एक अच्छे सुझाव के साथ एक अच्छा वीडियो आपको दे सकें। थैंक यू।